ऐसा नहीं है कि तन डोले मन डोले, वो वाला काम नहीं। तन और मन दोनों ठीक होना चाहिए। मतलब तन और मन जब ठीक हो जाएगा तो समाज तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। दिमाग में कोनो टेंशन नहीं है, शरीर में कोनो दिक्कतें नहीं है, तो आगे का काम तो अपने से हो जाएगा। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही का आंसर देना है। आपसे अगर कोई आपके पिताजी का नाम पूछेगा तो आप गलती से भी अपने दादाजी का नाम नहीं बताना है। बात समझ रहे हैं? कोनो चोरी कर लिया है, राजा साहब के पास ले जाइए। किसी का बकरी कोनो खोल ले गया है, राजा साहब के पास जाइए। किसी का भैंस कोई खोल ले गया, राजा साहब के पास जाइए। जैसे आजकल देख रहे हैं कि फटा फटा जीन्स पहन के सब घूम रहा है, ऊपर से शर्ट पहने हैं, पीछे से पीठ दिख रहा है, पैंट पहने हैं, पीछे से पैर दिख रहा है। तो इस तरह का पहनावा अपने यहाँ का पहनावा नहीं है। ये कहाँ का है? वेस्टर्न कल्चर है। ये मत समझ लीजिएगा कि ये हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये सब महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया बात है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया बात है। बस हम एक माध्यम हैं जो उनके बातों को आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये सब हमारा कोनो बात नहीं है। ये सब महात्मा गांधी जी की बात है। वो कहे हैं, हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं। बस हमारा इतना ही जिम्मेदारी है कि वो जो भी बात कहे हैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दें, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के महत्व, शिक्षा के उद्देश्य तथा शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अगर जिन भाई बंधुओं के शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का कोर्स कोड EDU 201 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें अलग अलग विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर अनेकों वीडियो चार्ट के माध्यम से बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे महात्मा गांधी का जीवन परिचय क्या होता है, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन क्या है, महात्मा गांधी के अनुसार जो भी शिक्षा के महत्व हैं, जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो भी शिक्षा की विशेषताएं हैं, उन सभी बिंदुओं को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा क्या होती है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय क्या होता है। तो महात्मा गांधी के बारे में आप बहुत सारी बातें पहले से भी जानते होंगे, एक बार फिर से उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जीवन परिचय में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी का जीवन परिचय। ऊपर आप टॉपिक देंगे और लिखेंगे महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी से जुड़ी जितनी भी प्रमुख जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को हम एक चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो हम लोग एक चार्ट के माध्यम से महात्मा गांधी से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनके जीवन से रिलेटेड, उनका परिचय क्या है, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म, ये सभी जानकारियाँ एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अपना पॉइंट क्या देंगे? महात्मा गांधी का जीवन परिचय, और उसमें लिखेंगे महात्मा गांधी का पूरा नाम। पूरा नाम क्या होता है? मोहनदास करमचंद्र गांधी। इसका मतलब कि महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद्र गांधी। ये मोहनदास उनका बचपन का नाम था और करमचंद्र गांधी उनके पिता का नाम था। तो वे चाहते थे कि वे अपने पिता और अपना दोनों का नाम एक साथ जोड़ के और अपने नाम में शामिल कर लिए, जिसकी वजह से क्या बन गया? मोहनदास करमचंद्र गांधी। इसीलिए हम लोग महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद्र गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। जन्म स्थान
कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। देखिए चार्ट के माध्यम से समझने का फायदा ये होता है कि इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो एक एक करके पॉइंट में आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आप आंसर क्या देंगे? 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर क्या देंगे? मोहनदास करमचंद्र गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या देंगे? पोरबंदर गुजरात में। तो इस तरह से चार्ट से यही फायदा होता है कि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ तैयार हो जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव तो आप समझ गए, अब सब्जेक्टिव इससे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग देंगे महात्मा गांधी का जीवन परिचय, और उसमें लिखेंगे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। किनके पिता का नाम? महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। उनके माता का नाम पुतलीबाई तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इस तरह से आप पॉइंट बना के आप बढ़िया से लिखेंगे, एग्जाम में आपको बड़ा बढ़िया नंबर मिलेगा। तो ये आपका कुछ बेसिक जानकारी था महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में। उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम लोग ये जानेंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार जो भी शिक्षा नीति दी गई है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के क्या महत्व हैं, शिक्षा के क्या अर्थ हैं, उसको अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अगला पॉइंट देंगे और क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के अर्थ, मतलब कि महात्मा गांधी जो अपना विचार दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में वे क्या हैं। तो हेडिंग देंगे क्या? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के अर्थ। साक्षरता शिक्षा का न तो आरंभ है और न ही अंत। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि साक्षरता शिक्षा का न तो प्रारंभ है, माने न ही शुरुआत है, और न ही उसका अंत है। यह मात्र एक साधन है जिससे व्यक्ति को शिक्षित किया जा सकता है। वे क्या कहते हैं कि शिक्षा मात्र एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षर और शिक्षित दोनों में अंतर समझिए। साक्षर का मतलब होता है कि आप अपना सिग्नेचर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत नाम पता एड्रेस वगैरह लिख लेते हैं, मतलब आप साक्षर हैं। और शिक्षित का मतलब होता है कि आप हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, किसी एड्रेस को बता सकते हैं, किसी एड्रेस को लिख सकते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल का शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो उसको बोलेंगे शिक्षित। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं? साक्षरता शिक्षा का न तो आरंभ है और न ही अंत, मतलब कि साक्षरता न तो उससे शुरुआत होती है शिक्षा की और न ही उससे जाके खत्म होती है। ये किसका कहना है? महात्मा गांधी का। यह मात्र एक साधन है जिससे व्यक्ति को शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा मात्र एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति को शिक्षित किया जा सकता है, माने पढ़ा लिखा बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। किसका कहना है ये? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जो हैं वे क्या कहते हैं कि पुस्तकीय शिक्षा मात्र एक साधन है। पुस्तकीय शिक्षा का मतलब समझ रहे हैं? पुस्तकीय शिक्षा का मतलब हम लोग अपने किताब में जो कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे a+b के होल स्क्वायर पढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, घन घनाभ बेलन का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, त्रिज्या पढ़ते हैं, आपके किताब में जो भी लिखा गया है वो कौन सा शिक्षा हो गया? पुस्तकीय शिक्षा। तो पुस्तकीय शिक्षा को वे क्या बताते हैं कि वे मात्र एक साधन है। पुस्तक क्या है? एक मात्र साधन है शिक्षा प्राप्त करने का। शिक्षा का मूल अर्थ, गांधी जी जो हैं अपना विचार देते हुए, अपना मत देते हुए क्या बताते हैं कि शिक्षा का जो मूल अर्थ है वह बालक का सर्वांगीण विकास होना। इसका मतलब हुआ, उनका कहना है कि बच्चे को शिक्षा ऐसा दिया जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि वह बच्चा शारीरिक रूप से भी ठीक हो जाए, मानसिक रूप से भी ठीक हो जाए, सामाजिक रूप से भी ठीक हो जाए और आध्यात्मिक रूप से भी ठीक हो जाए। इसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। अब यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्या है, तो हम लोग एक एक करके इसको भी समझेंगे। शारीरिक का मतलब होता है कि वे अपने शरीर से पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाए, शरीर से पूरा ठीक ठाक हो जाए। इसका मतलब चलने फिरने में कोनो दिक्कत ना हो, पेट इस तरह से न निकल गया हो, ये होता है शारीरिक रूप से ठीक होना। मतलब कि सुबह में एक्सरसाइज करना, सुबह में दौड़ लगाना, प्राणायाम करना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? शारीरिक के अंतर्गत। मतलब कि शरीर शारीरिक रूप से ठीक हो। दूसरा है मानसिक रूप से। मानसिक का मतलब होता है कि उसका सोचने समझने का जो शक्ति है, उसका जो ब्रेन पावर है, उसका जो तार्किक शक्ति है, उसका भी विकास होना चाहिए ना। उसके दिमाग के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, उसके दिमाग के ऊपर किसी बात का चिंता नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मानसिक। माने किसी भी तरह का उसको तनाव नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। किसको? जो लड़का पढ़ाई कर रहा है, जो बालक पढ़ाई कर रहा है। किसके अनुसार? महात्मा गांधी के अनुसार। तो शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए, मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी ठीक होना चाहिए।
सामाजिक का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में लोग समाज में गलत न बोलें, समाज में उसका एक अच्छा सा रिस्पेक्ट हो, एक अच्छा सा आदर सम्मान से लोग उसे जानते हों, इसको बोलते हैं सामाजिक रूप से ठीक होना। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करता हो, किसी से गाली गलौज नहीं करता हो, तो सामाजिक का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके समाज में एक अच्छा सा रिस्पेक्ट हो, समाज के लोग आपको एक अच्छे नज़र से देखते हो, उसको बोलते हैं सामाजिक रूप से ठीक होना। अगला है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि आप थोड़ा बहुत भगवान से और धर्म से रिलेटेड जानकारियाँ भी रखते हो और भगवान के ऊपर विश्वास भी करते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम नास्तिक बन जाए, मूर्ति पूजा का विरोध कर दें, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब होता है कि पूजा पाठ से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड या ईश्वर में मानना या न मानना, इस तरह की जो भी जुड़ी जानकारियाँ हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत आएंगी। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि केवल किताबी ज्ञान ही बच्चों को नहीं देना चाहिए। बच्चों को कौन कौन से ज्ञान देना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इस सबको जोड़ के एक साथ उन्होंने क्या कह दिया कि बच्चों को ऐसा शिक्षा दीजिए जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ क्या लिखा है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब हर तरह से। अब हर तरह से कौन चीज? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। हर तरह का शिक्षा अगर बच्चों को दिया जाए तब जाके उनका विकास अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो ये क्या था? महात्मा गांधी के अनुसार जो भी शिक्षा का अर्थ था उसको हमने एक चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा जो भी शिक्षा नीति दिए गए हैं उनके उद्देश्य क्या हैं। आखिर महात्मा गांधी क्या चाहते हैं कि शिक्षा में उनके अनुसार कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। जैसा हम लोग को भी पढ़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए, उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, शिक्षा नीति बहुत पुराना हो गया है, उसमें कुछ नया जोड़ना चाहिए। अभी धीरे धीरे लागू हो भी रहा है। जैसा अभी सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम हो रहा है, अभी मिड टर्म का एग्जाम हो रहा है, सेमेस्टर वाइज आपका परीक्षा लिया जा रहा है हर 6 महीना पर एक बार। तो इस तरह से धीरे धीरे बदलाव किया जा रहा है। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि आने वाले टाइम में जो भी शिक्षा का उद्देश्य है वो बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या जानेंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, मतलब उनका क्या क्या उद्देश्य था, वे क्या क्या चाहते थे कि शिक्षा में बदलाव किया जाए। तो अब हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो अगला पॉइंट क्या देंगे और लिखेंगे महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के उन्होंने अलग अलग उद्देश्य दिए थे। जैसे पहला की अगर हम बात करें तो सर्वांगीण विकास। अभी आपको बताइए कि ये कि सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होगा कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह से जब उसका विकास होगा तो सबको मिला के क्या कह देंगे? सर्वांगीण विकास। ये उनका पहला उद्देश्य था। किनका? महात्मा गांधी जी का। दूसरा नंबर है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को ऐसा शिक्षा देना चाहिए, उस बालक को ऐसा शिक्षा देना चाहिए ताकि वो आगे चल के अपने जीविकोपार्जन का साधन बना सके। जीविकोपार्जन का अर्थ होता है कि वह अपना घर का गुजर बसर, अपना और अपने परिवार का गुजर बसर आसानी से कर सके। माने ऐसा पढ़ाना चाहिए ताकि उसको आगे चल के जीवन में उसको काम आए। तो इस तरह से उनका कहना था कि ऐसा शिक्षा दिया जाए ताकि जीविकोपार्जन में उसको मदद मिल सके, वो अपना रोजगार कर सके, अपना उसे स्टार्टअप शुरू कर सके, अपना कोई स्किल खड़ा कर सके। इस तरह का शिक्षा देने का बात किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। तो जीविकोपार्जन का मतलब क्या होता है कि अपना जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए ऐसा शिक्षा देना चाहिए ताकि वो आगे चल के उसको आसानी से काम मिल सके और वो पैसा कमा के अपना घर आसानी से चला सके। ये होता है जीविकोपार्जन। अगला नंबर है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास का मतलब होता है कि उसको ऐसा भी शिक्षा देना चाहिए कि जैसे भारत की जो भी संस्कृति, भारत का परंपरा कैसे चलता आ रहा है, भारत के पहनावा कौन कौन से हैं, भारत के खान पान कौन कौन से हैं, इनसे जुड़ी जो भी जानकारियां हैं, जो भी उसके संस्कार से रिलेटेड हैं, वे सभी जानकारियां किसको देना चाहिए? बच्चों को देना चाहिए। इसको बोलते हैं सांस्कृतिक विकास। अगला पॉइंट क्या देते हैं? वो चरित्र निर्माण। शिक्षा का उन्होंने एक और उद्देश्य बताया है, चरित्र का निर्माण करना, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना। किसी भी तरह का उस व्यक्ति के ऊपर क्लेम नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का चरित्र में कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं चरित्र निर्माण। शिक्षा ऐसे ग्रहण कीजिए ताकि लोग आपका रिस्पेक्ट करें, आपका चरित्र महान हो। वे चाहते थे कौन? महात्मा गांधी। अगला है आध्यात्मिक स्वतंत्रता।
आध्यात्मिक स्वतंत्रता अभी आपको बतेबे किए, पूजा पाठ से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, भगवान ईश्वर को मानना न मानना, मूर्ति पूजन, इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, इस सब का भी पूरी तरह से आज़ादी देना चाहिए। किसको? बच्चों को पूरी तरह से आज़ादी। उसके वे अपने स्वेच्छा के अनुसार जिसको मन करेगा उसको पूजा करेगा, जिसको मन करेगा उसको नहीं पूजा करेगा। इस तरह का जुड़ी जो भी जानकारियाँ हैं वो बच्चों को देना चाहिए, आध्यात्मिक स्वतंत्रता देना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी को ये नहीं उसके ऊपर थोपना चाहिए कि हिंदू हो तो मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम हो तो हिंदू बन जाओ। इस तरह से कोई भी दबाव नहीं देना चाहिए, उसको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दीजिए। उसका जहाँ इच्छा करेगा वहाँ वो अपना जाएगा, अपना वो काम करेगा। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक स्वतंत्रता। तो ये 5 पॉइंट थे किसके? महात्मा गांधी के शिक्षा के उद्देश्य के। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग समझेंगे वर्धा शिक्षा योजना क्या है। अभी हम लोग क्या समझ रहे थे कि महात्मा गांधी के अनुसार जो भी शिक्षा नीति दिए गए हैं उनके क्या उद्देश्य थे, उनकी क्या विशेषताएं थे, उनके क्या जीवन परिचय थे। ये एक अलग पॉइंट है, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया है, तो इसलिए इसको भी हम लोग एक ही में करके पढ़ लेते हैं। इसी एक वीडियो से 3-4 टॉपिक आसानी से तैयार हो जाएगा। अब इसमें समस्या क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको क्वेश्चन बताए महात्मा गांधी का जीवन परिचय, ये आपका मेन टॉपिक हमने आपको बता दिया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि महात्मा गांधी के जीवन परिचय का वर्णन कीजिए। आप सोच में पड़ जाइएगा कि सर आप बताए थे महात्मा गांधी का जीवन परिचय, क्वेश्चन आ गया महात्मा गांधी के जीवन परिचय का वर्णन करें। ऐसे कमेंट आया भी था। कुछ दिन पहले ही आपका मिड टर्म का एक एग्ज़ाम था जिसमें हिंदी गद्य का परीक्षा देने के लिए गए थे कुछ स्टूडेंट, और बाद में कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप पढ़ाए थे आत्मकथा और जीवनी क्या होता है, आत्मकथा और जीवनी को अलग अलग करके बताए थे, आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि आत्मकथा के विकास का वर्णन करें। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको समझना चाहिए। आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं, आपको समझना चाहिए कि पॉइंट आपका एक ही रहेगा। इसी पॉइंट से अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो इतना तो आपको ध्यान रखना ही होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको टॉपिक बताए कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय क्या होता है, तो महात्मा गांधी से जितने भी जुड़ी जानकारियाँ थी हमने सबको आपको बता दिया। अब उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए शिक्षा नीति का वर्णन करें, अब आप कहिएगा ये तो आप बतेबे नहीं किए हैं, तो हम आपको क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं बता रहे हैं। हम आपको एक मेन टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी जानकारी है सबको एक ही साथ बता रहे हैं। तो ये आपको अपने अनुसार सोच के एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। अब लाइन बाय लाइन जैसे एग्जाम में पूछता है उस तरह से हम आपको नहीं बता रहे हैं। हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, उससे जुड़ी जो भी उसका आंसर है, जो भी जानकारियां हैं उसको बता रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन आपका एग्जाम से नहीं मिलेगा। बस आप एग्जाम में ये देखिए कि उसमें वर्धा शिक्षा योजना दिया है कि नहीं दिया है। अब इसमें वर्धा शिक्षा योजना के बारे में बताएं। वर्धा शिक्षा योजना क्या है, वर्धा शिक्षा योजना से आप क्या समझते हैं, वर्धा शिक्षा योजना के क्या उद्देश्य हैं। तो अलग अलग तरीका से क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, लेकिन सबका टॉपिक क्या रहेगा? मेन वर्धा शिक्षा योजना। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं महाराज, काहे ऐसे करते हैं? तो ग्रेजुएशन में आ गए हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए, अपने दिमाग से बढ़िया से सूटेबल तरीका से बैठा के आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन अगर मिलता है और टॉपिक उसमें, जैसे अभी हम आपको बताएंगे कि वर्धा शिक्षा योजना क्या है, या वर्धा शिक्षा योजना के क्या अर्थ होते हैं, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसके क्या विशेषता होते हैं, तो हम आपको एक ही में 4-5 पॉइंट बताएंगे और आपका क्वेश्चन अलग अलग आएगा। तो आपका हम यहाँ पे जितना भी उससे जुड़े जानकारी है सब एक ही साथ बता रहे हैं, लेकिन आपको अलग अलग करके आंसर देना होगा। जैसे अगर आपको पूछ दे कि बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, तो आपको ये सब लिखना होगा। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि वर्धा शिक्षा योजना क्या है, तो इतना उसके बारे में बताएंगे, अभी हम उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें 3-4 पॉइंट आपको अलग अलग करके 4-5 क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग चलाना है और क्वेश्चन देखना है कि क्या पूछा गया है, तब उसके अनुसार आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूछा जाए कि बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों को लिखें तो आप एक बार यहाँ से शुरू करें, यहाँ से नहीं शुरू करना है। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही का आंसर देना है। आपसे अगर कोई आपके पिताजी का नाम पूछेगा तो आप गलती से भी अपने दादाजी का नाम नहीं बताना है। बात समझ रहे हैं? आपके पिताजी का नाम पूछा जाए तो आपके पिताजी का नाम बताना है, अपना नाम पूछा जाए तो अपना नाम बताना है। ऐसा नहीं है कि अपना नाम पूछा, आपका अपना नाम पूछा जाए तो आपने पूरा फैमिली का नाम बताने लगे, नहीं काम करना है ऐसे। ये सब काम आपको नहीं करना है। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही का आंसर देना बेहतर होता है। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे क्वेश्चन दिया जाता है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे कि वर्धा शिक्षा योजना क्या है।
महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, तो हम सोचे कि इसी में सब आपको बता देते हैं, आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं, समझ ही जाएंगे। तो वर्धा शिक्षा योजना को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा। तो इसको बुनियादी शिक्षा कहिए, बेसिक शिक्षा कहिए या वर्धा शिक्षा योजना कहिए। अब इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आंसर आपको यही लिखना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ टॉपिक लिखे हैं वर्धा शिक्षा योजना, एग्जाम में आ जाए कि बेसिक शिक्षा के बारे में बताएं तो आप कहिएगा सर पढ़ेबे नहीं किए हैं। हम तो पढ़ेबे किए हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना है कि इसी का 3 गो नाम है, वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा, 3 गो नाम है। अब तीनों नाम से रिलेटेड एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, आंसर आपका एक ही होगा। इसकी शुरुआत कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। यहाँ लिखे हैं शुरुआत कौन किए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया यह एक योजना था जिसे बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को किया गया था। कैसे शुरू करेंगे? सबसे ऊपर हेडिंग देंगे वर्धा शिक्षा योजना और उसको लिखेंगे कि वर्धा शिक्षा योजना को हम बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1 अक्टूबर सन 1937 ईस्वी को की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पे की गई थी? तो लिखेंगे उसमें कि वर्धा नामक स्थान पर की गई थी। कैसे शुरू करेंगे? वर्धा शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को वर्धा नामक स्थान पर किया गया था। यही कारण है कि इस योजना को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं। बस इतना आपका काम हो जाएगा। वर्धा जगह पे किया गया था, वर्धा नामक स्थान पर किया गया था। जैसे दांडी यात्रा आप लोग सुने होंगे, दांडी तक किए थे गांधी जी नमक के विरोध में आंदोलन, कर्ज हटाने के लिए अंग्रेजों से, तो दांडी यात्रा उसके नाम में पड़ गया। काहे कि दांडी तक यात्रा किए थे, दांडी तक गए थे। ठीक वैसे ही वर्धा नामक स्थान पर ये किए थे, इसीलिए इस योजना का ही नाम क्या पड़ गया? वर्धा शिक्षा योजना। एक्चुअली में है क्या ये? बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। बेसिक शिक्षा छोटा लेवल का शिक्षा, तो उसको बोलते हैं बेसिक शिक्षा। तो इतना आप लिख देंगे। अगला पॉइंट देंगे और लिखेंगे बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। अब यहाँ पे भी घुमा सकता है आपको एग्जामिनर। कैसे? यहाँ ये दे सकता है कि वर्धा शिक्षा योजना के उद्देश्यों को लिखें, एक ऐसे भी दे सकता है, या बेसिक शिक्षा के उद्देश्यों को लिखें या बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों को लिखें। 3 तरीका से दे सकता है, आंसर आपको एक ही रहेगा। तो इसका अलग अलग उद्देश्य है, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? लोकतांत्रिक समाज की स्थापना। बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना। लोकतांत्रिक समाज का मतलब होता है लोगों के द्वारा समाज का निर्माण करना। समाज के अंदर जो भी कार्यक्रम है वो सब लोगों के द्वारा, लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए। जैसे अभी अपने यहाँ जो चुनाव होता है, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी और उसी को मुखिया बनाएगी, उसी को मुख्यमंत्री बनाएगी, उसी को प्रधानमंत्री बनाएगी। ये सब किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। इसको बोलते हैं जनतंत्र या लोकतंत्र। पहले क्या था कि सब कुछ राजा के हाथ में था। अगर कोई गलत काम किया, उसको दंड देना है तो राजा साहब के पास ले जाइए। कोनो चोरी कर लिया है, राजा साहब के पास ले जाइए। किसी का बकरी कोनो खोल ले गया है, राजा साहब के पास जाइए। किसी का भैंस कोई खोल ले गया, राजा साहब के पास जाइए। दंड कौन देगा? राजा साहब जो कहेंगे वही दंड दिया जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अब सब कुछ किसके हाथ में हो गया है? जनता के हाथ में। जनता चाहेगी वही होगा। जनता जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी, जिसको चाहेगी प्रधानमंत्री बनाएगी, जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी, जिसको चाहेगी मुखिया बनाएगी। तो इस तरह से लोकतंत्र समाज की स्थापना करना किसका उद्देश्य था? बेसिक शिक्षा का। दूसरा पॉइंट है बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास करना। समाज के अंदर जो भी बालक हैं, जो भी लोग हैं, उनके अंदर नागरिकता का विकास करना। नागरिकता का मतलब होता है कि एक आदर्श नागरिक बन के रहना, समाज में किसी का हेल्प करना, समाज में आपस में मिलजुल कर रहना, समाज में कौन सा अच्छा काम करना है एकजुट होकर उस काम को करना। क्योंकि आप पहले से भी जानते हैं कि एकता में बल होता है। तो समाज के लोग जब एकमत हो जाएंगे और तब जब किसी काम को करेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ना के कोनो सवाल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या पॉइंट दिया गया है? बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास होना। इसका मतलब कि एक आदर्श नागरिक बनने का शुरुआत से ही प्रारंभ करना चाहिए, शुरुआत से ही कोशिश करना चाहिए, ताकि वो आगे चल के वह बच्चा एक अच्छा नागरिक, एक आदर्श नागरिक बन सके। किसका मकसद था ये? बेसिक शिक्षा का। बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा, तीनों कह सकते हैं।
तीसरा नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर होना। ऐसा शिक्षा देना चाहिए कि विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि अपना खुद से पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को ऐसा तालीम दीजिए, विद्यार्थी को ऐसा शिक्षा दीजिए कि आगे चल के किसी के भरोसे नहीं रहना पड़े कि फलाना कमा के दिए तो हम खाएंगे बैठ के, इस भरोसे नहीं रहना चाहिए। उसको ऐसा तैयार करना चाहिए कि वह अपने आप से कुछ स्टार्टअप कर सके, कुछ बिजनेस कर सके, कुछ नौकरी कर सके, कुछ जॉब कर सके, तो आत्मनिर्भर बन सके। इस तरह का शिक्षा देना चाहिए किसको? विद्यार्थियों को। अगला पॉइंट है बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास। शिक्षा उसको ऐसा दीजिए कि उसका चरित्र का अच्छा निर्माण हो सके, चरित्र का विकास हो सके और नैतिक रूप से विकास हो सके। एक अच्छा चरित्र का निर्माण हो सके ताकि समाज के लोग उसका रिस्पेक्ट करें, उसके बारे में अच्छा बोलें। इसको बोलते हैं नैतिक रूप से। तो ये क्या हो गया? बालकों को नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, एक अच्छा चरित्र का निर्माण होना चाहिए। किसको? बच्चों को। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास का मतलब होता है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, उसको बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आजकल देख रहे हैं कि फटा जीन्स पहन के सब घूम रहा है, ऊपर से शर्ट पहने हैं, पीछे से पीठ दिख रहा है, पैंट पहने हैं, पीछे से पैर दिख रहा है। तो इस तरह का पहनावा अपने यहाँ का पहनावा नहीं है। ये कहाँ का है? वेस्टर्न कल्चर है। अपने यहाँ का पहनावा क्या है? पैंट है, शर्ट है, बढ़िया से आपको पहनना चाहिए। कपड़ा को ऐसा पहनिए कि आपका तन न दिखे। कपड़ा का मकसद क्या होता है? कि तन को ढकना, और आप तन को दिखा के घूमिएगा तो ये अच्छा काम नहीं है। इसीलिए सांस्कृतिक विकास भी करना चाहिए। बच्चों को ये सब भी बताना चाहिए। केवल किताब में लिखा है a+b के होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब एक साधन है। केवल ये सब मत पढ़ाइए, बच्चों को ये सब भी पढ़ाइए कि आपको समाज में कैसे रहना है, चरित्र का निर्माण कैसे करना है। ये किसका मकसद है? ये बेसिक शिक्षा का मकसद है। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये मत समझ लीजिएगा कि ये हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये सब महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया बात है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया बात है। बस हम एक माध्यम हैं जो उनके बातों को आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये सब हमारा कोनो बात नहीं है। ये सब महात्मा गांधी जी का बात है। वो कहे हैं, हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं। बस हमारा इतना ही जिम्मेदारी है कि वो जो भी बात कहे हैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दें ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बस हमारा यही काम है। तो संस्कृति विकास हो गया। अगला पॉइंट है बालकों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना। बालकों को क्या करना? जीविकोपार्जन योग्य बनाना। जीविकोपार्जन का मतलब होता है कि बालक को ऐसा स्टार्टअप का काम सिखाना चाहिए, ऐसा शिक्षा देना चाहिए ताकि आगे चल के अपना घर आसानी से चला सके, रुपया पैसा कमा के अपना गुजर बसर कर सके, अपना घर चला सके, अपने परिवार को संभाल सके। इसको बोलते हैं जीविकोपार्जन, माने जीने का आश्रय, एक जीने का साधन बन सके। तो शिक्षा ऐसा मत दीजिए कि उसको आगे चल के कोनो काम में नहीं मिले। अगला पॉइंट है बालकों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से विकास होना। अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि इसको तीनों को एक के साथ मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं? सर्वांगीण विकास। बच्चों को ऐसा शिक्षा दीजिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का सुने होंगे आप लोग, सबका साथ सबका विकास। तो इसका मतलब बालकों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हर तरह से बच्चों को ठीक होना चाहिए। मतलब उसका तन भी ठीक होना चाहिए, उसका मन भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तन डोले मन डोले, वो वाला काम नहीं। तन और मन दोनों ठीक होना चाहिए। मतलब तन और मन जब ठीक हो जाएगा तो समाज तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। दिमाग में कोनो टेंशन नहीं है, शरीर में कोनो दिक्कतें नहीं है, तो आगे का काम तो अपने से हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि बालकों को सर्वांगीण विकास करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट था, हमने एक चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और कुछ दिनों पश्चात आपके मिड टर्म एग्जाम में इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसके बहुत सारा विशेषता है, हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला विशेषता है 6 से 19 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। इसका पहला विशेषता क्या है कि 6 साल से लेके 19 साल तक, 6 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं उस सबको फ्री में शिक्षा देना। यहाँ क्या लिखा है? निःशुल्क। निःशुल्क मतलब एकदम फ्री, एक को पैसा लेना नहीं है, 1 रुपया फी नहीं देना है। सरकारी विद्यालय इसीलिए खोला गया है कि आपको फ्री में शिक्षा दिया जा सके, निःशुल्क शिक्षा दिया जा सके। और अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य का मतलब एकदम आवश्यक।
आवश्यक रूप से 6 साल से 19 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, और वो भी फ्री में पढ़ाना है, माने शिक्षा देना है, बदले में 1 रुपया फी नहीं लेना है। तो ये पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। दूसरा विशेषता क्या कह रहा है कि जो लड़का जिस भाषा में पढ़ना चाहता है, जो उसका मातृभाषा है, जैसे कुछ लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग बंगाली में पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग कन्नड़ में पढ़ना चाहते हैं, तो जो जिस भाषा में पढ़ना चाहता है, जो उसका मातृभाषा है, उसी में शिक्षा दीजिए। अगर वो चाहता है कि ना हम हिंदी में पढ़ेंगे, तो ज़बरदस्ती मत कहिए कि ना तुमको रोमन में सीखना है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ऐसा शिक्षा दीजिए, ऐसा शिक्षा दीजिए कि वो मातृभाषा के माध्यम में हो, माने जो लड़का जिस भाषा में सीखना चाहता है उसी भाषा में सिखाइए। बंगाली चाहता है बंगाली में सिखाइए, इंग्लिश चाहता है इंग्लिश में सिखाइए, कन्नड़ चाहता है कन्नड़ में सिखाइए, हिंदी चाहता है हिंदी में सिखाइए। तो ये दूसरा विशेषता है, मातृभाषा माध्यम में शिक्षा देना। तीसरा है अहिंसा पर आधारित शिक्षा। अहिंसा पर आधारित शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों को मार पीट मत कीजिए, मुर्गा बना के 3-4 गो ईंटा लाद दिए, बड़ा इसके खिलाफ है। आपको पहले से भी पता होगा कि महात्मा गांधी जो हैं वे सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, तो वे मारपीट के मामले में वो दखलंदाजी कोई देना चाहते नहीं हैं। वो सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसको मारपीट मत कीजिए, आराम से उसको प्यार से समझाइए, समझ जाएगा। मारपीट कीजिएगा उदंड बन जाएगा, अगला दिन आप ही का चश्मा फोड़ देगा। आप स्कूल से बाहर निकलिएगा, आपका ईंटा से कपार फोड़ देगा। तो ये सब काम आपको नहीं करना है, बच्चों को पीटना नहीं है। इसलिए आप देखे होंगे कि सरकारी स्कूल में बैन कर दिया गया है कि किसी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है। हाँ, तो ये क्या हो गया, अहिंसा पर आधारित शिक्षा। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता से जुड़ी शिक्षा। बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि वे अपना गुजर बसर खुद से करना सीख जाए, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर बनना। पेरेंट्स के ऊपर कब तक डिपेंड रहेगा, पेरेंट्स कब तक कमा कमा के बच्चे को देते रहेंगे कि जाओ बबुआ ऐश करो, हम कमा रहे हैं तुम ऐश करो, कब तक देते रहेंगे। तो एक न एक दिन तो आपको कमाना ही पड़ेगा। तो ऐसा शिक्षा दिया जाए कि बहुत कम उम्र से ही वह आत्मनिर्भर बन जाए, उसके अंदर उसका माइंड का भी विकास हो सके, तार्किक शक्ति उसके अंदर आ जाए, सोचने समझने का सही गलत में फ़र्क करना आ जाए, और आराम से वो अपना आत्मनिर्भर बन सके। तो इस प्रकार की शिक्षा दिया जाना चाहिए। अगला विशेषता है आदर्श नागरिकता की शिक्षा। बच्चों को ऐसा शिक्षा दीजिए कि वह एक आगे चल के एक आदर्श नागरिक बन सके। आदर्श नागरिक का मतलब आपको अभी बतैबे किए कि आदर्श नागरिक एक बहुत ही अच्छा नागरिक होता है, जो समाज में जिसका अच्छा रिस्पेक्ट होता है, सभी लोग उसका बात मानते हैं और उसके बात और उनके बातों का रिस्पेक्ट करते हैं। इनको बोलते हैं क्या, आदर्श नागरिकता। तो बच्चों को ऐसा शिक्षा दीजिए कि वो आदर्श नागरिक बन सके। तो ये कुछ बुनियादी शिक्षा का विशेषता था। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 4-5 पॉइंट के बारे में विस्तार पूर्वक सभी जानकारियां एक एक करके चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको कुछ दिनों पश्चात होने वाले मिड टर्म एग्जाम में इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में बताना न भूलें। बहुत ही जल्द लौटेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।